सुनंदा ने किया अपने में एक बदलाव, ढलती उम्र में भी सकारात्मक सोच का बदलाव, हर परिस्थिति से जूझने का बदलाव, क्योंकि यही समय की मांग थी। क्यों? आइए सुनते हैं प्रेरक कहानियाँ की आज की कहानी, अजनबी। 8 बरस बीत गए थे सुनंदा को अकेले रहते हुए। पति के गुजरने के बाद बड़ी मुश्किल से संभाल पाई थी खुद को। तब बेटा बहू साथ ही रहते थे। हरदम खुश रहने वाली सुनंदा अब शांत रहने लगी थी। एक अनचाही सी गंभीरता का आवरण उसके व्यक्तित्व पर झलकने लगा था। एक शून्य सा पसर गया था उसके जीवन में। लगता था जैसे सारे सपने, सारी ख्वाहिशें पति गर्वेश के साथ ही चली गईं। बहू नौकरी करती थी। उसका ऑफिस गुड़गांव में था, जबकि बेटे गौरव का ऑफिस कनॉट प्लेस में। दोनों सुबह साथ ही घर से निकलते, लेकिन शाम को गौरव तो 6 बजे तक आ जाता, पर बहू चित्रा को आते आते 8 बज जाते। कुछ समय बाद गौरव ने भी गुड़गांव में नई नौकरी ज्वाइन कर ली। अब दोनों साथ जाने आने लगे। थोड़े दिनों के बाद दोनों ने आपसी सलाह करके वहीं एक फ्लैट खरीद लिया और ये कहकर शिफ्ट हो गए कि इतनी दूर आने जाने में परेशानी होती है। सुनंदा अकेली रह गई, चाह के भी कुछ न कह पाई। हाँ, इतना समझ गई कि बहू को यहाँ रहने में दिक्कत होती है। अपने परिवारजनों और रिश्तेदारों को बुलाने में हिचक महसूस होती है। शायद इसीलिए उनसे अलग बड़ा घर लेने का प्रस्ताव रखा होगा गौरव के सामने, जिसे उसने स्वीकार कर लिया था। बहू का मायका समृद्ध था, रहन सहन उच्च स्तर का था और यहाँ सुख सुविधाएं तो थीं, परंतु मध्यम वर्ग की। सुनंदा के पति प्राइवेट कंपनी में थे। एक ही बेटा था, जिसे उच्च शिक्षा दिलाने के लिए उन्होंने अपने सपने सीमित रखे थे। आधुनिक सुख सुविधाओं में उतना ही खर्च किया जितना आवश्यक था, पर बेटे बहू के लिए ये बात मायने नहीं रखती थी। उनके लिए अत्याधुनिक सुविधाओं का होना आवश्यक था, अतः वे चले गए। तब से सुनंदा अकेले ही रहती थी। शुरू में तो दोनों आते रहते थे, फिर बच्चों के जन्म के बाद से अकेले बेटा ही आकर खोज खबर ले लेता था। कई बार सोचा कि बेटे से साथ ले चलने को कहें, लेकिन मन में दबे आत्मसम्मान के कारण नहीं कहा, क्योंकि बेटे ने खुद कभी ले जाने की बात नहीं की थी। अब वो इसी अकेलेपन में खुश थीं। 75 साल की उम्र में वे अपने काम करने में सक्षम थीं, अपने हिसाब से रहती थीं। 2 लड़कियां रखी थीं जो सुबह शाम आकर खाना बनाती और सफाई बर्तन एवं कपड़े धो जाती थीं। बस परेशान तब होती जब बीमार पड़ जाती या घुटनों का दर्द बढ़ जाता। वैसे तो पड़ोस के एक परिवार से अच्छा आना जाना था उनका। ज़रूरत के समय मदद भी कर देते थे वो लोग, लेकिन 2 महीने पहले ही उनका ट्रांसफ़र हो गया। मकान बेचकर वे लोग चले गए। अब वे बिल्कुल अकेलापन महसूस करती थीं, पर कहती किससे। एक रोज़ सुबह से ही तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। नहा धोकर किसी तरह नाश्ता किया। खाना बनाने आई रधिया ने पूछा, खाना क्या बनाऊं आंटी जी? खिचड़ी बना दे। जाने क्यों आज तबीयत ठीक नहीं लग रही, सुनंदा कराहते हुए बोली। रधिया ने खिचड़ी बनाकर खिलाई और वहीं उनके पास ही बैठी रही। उन्होंने रोक लिया उसे। 3 बजते बजते उनको तेज बुखार हो गया। उन्होंने बेटे गौरव को फ़ोन मिलाया। बुखार की बात सुन गौरव कुछ परेशान हुआ। बोला, माँ ऑफिस के बाद आता हूँ, तब तक आप पैरासीटामॉल खाकर आराम कीजिए। दवा खाकर वह कुछ देर सो गई। रधिया को पड़ोस के घर में खाना बनाने जाना था। वह जाकर जल्दी ही लौट आई। उसके साथ एक व्यक्ति भी था। उन्होंने रधिया की ओर देखकर पूछा, ये कौन है? जी, मैं मधुकर आपके साथ वाले मकान में रहता हूँ। 1 माह पहले ही आया हूँ। रधिया ने बताया, आप बीमार और अकेली हैं। पड़ोसी होने के नाते पूछने आया हूँ। कुछ दवा वगैरह लानी हो तो बता दीजिए, या डॉक्टर को दिखाना हो तो। अरे नहीं, आप परेशान ना हो, मेरा बेटा अभी आ रहा है, वो दिखा देगा, सुनंदा ने दृढ़ता के साथ कहा। ठीक है,
लेकिन कोई आवश्यकता हो तो बेहिचक बता दीजिएगा, कहकर वो चले गए। सुनंदा को राहत महसूस हुई। चलो, कोई परिवार है पड़ोस में जिन्हें वो बुला सकती हैं मुसीबत के समय। रधिया खाना बनाकर चली गई। वह गौरव का इंतजार कर रही थी। अपने कुछ कपड़े रधिया से कहकर बैग में रखा लिए थे। जानती थी बेटा ऐसे में अकेले नहीं छोड़ेगा। 8:30 बजे तक गौरव नहीं आया, तब कॉल किया उन्होंने। गौरव ने कहा, माँ, मीटिंग में था मैं, अब फ्री हुआ हूँ। बुखार कैसा है आपका? ज़्यादा बढ़ा तो नहीं, लेकिन दर्द बहुत है बदन में। सुनंदा ने कहा, एक और पैरासीटामॉल खा लो, सुबह तक आराम हो जाएगा। अब निकलूँगा तो वापस लौटने में देर हो जाएगी। सुबह जैसा हो बताना, फिर आने को देखता हूँ। सुनंदा का मन किया जोर से चिल्ला कर कहें, तुझे बुखार होता था तो पास से नहीं हटती थी, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाती थी, और तुम? शब्द भीतर ही घुटकर रह गए। बेटा नहीं आया। रात 2 बजे बुखार बढ़ गया। रात भर तेज बुखार से तपती रहीं। सुबह रधिया के आने पर किसी तरह दरवाज़ा खोलकर वापस मुड़ी तो 2 कदम ही चली कि चक्कर खाकर गिर पड़ी। रधिया घबरा गई, दौड़कर मधुकर जी को बुला लाई। वे उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने तुरंत एडमिट करने को कहा। खून की जांच हुई। डेंगू हो गया था उन्हें। प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए थे। उपचार शुरू हो गया। सुनंदा के मोबाइल से मधुकर जी ने गौरव को कॉल किया। गौरव ने बिना सुने ही कहा, माँ, बॉस के साथ हूँ, अभी 10 मिनट में बात करता हूँ। कॉल कट गई। सुनंदा को होश आया तो खुद को अस्पताल में देख घबरा गई। पास बैठी रधिया ने सब बताया उन्हें। मधुकर जी के प्रति आदर भाव उभर आया मन में, जो उस समय उनकी दवाइयाँ लेने गए थे। थोड़ी ही देर में वो लौट आए। सुनंदा को होश में देखकर खुशी जाहिर की और हिम्मत भी बंधाई कि वह जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। एक अजनबी से अपनेपन का व्यवहार पाकर सुनंदा की आंखें नम हो गईं। मधुकर जी ने गौरव की बात भी बता दी। दोपहर में गौरव का फ़ोन आया। माँ, एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बॉस के साथ डिस्कस कर रहा था, इसलिए बात नहीं कर पाया उस समय। अब कैसी तबीयत है आपकी? कांपती आवाज़ में बात करते हुए सुनंदा ने एडमिट होने की बात बताई। शाम तक गौरव आ गया। डॉक्टर से बात की, मधुकर जी का धन्यवाद किया। 2 दिन रुकना पड़ा उसे। वहीं से लैपटॉप पर ऑफिस का काम करता रहा। तीसरे दिन प्लेटलेट्स की रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने सुनंदा को छुट्टी दे दी। घर आकर गौरव ने लाचारी व्यक्त करते हुए बताया कि वह एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, अधिक दिन नहीं रुक सकता। उन्हें समझाते हुए बोला, माँ, आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से खाइए पीजिए, जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगी। सुनंदा की आंखों में आंसू तैर गए। कमज़ोर महसूस कर रही थीं। खुद साथ ले चलने के लिए कहा। गौरव ने असमंजस में कहा, वहाँ कैसे हो पाएगा माँ, मैं तो दिन भर रहता नहीं हूँ, आप समझती हैं सब कुछ। सुनकर सुनंदा चुप हो गई। गौरव ने आवश्यक सामान लाकर रख दिया। रधिया की तनख्वाह बढ़ाकर उसे दिन भर रुकने को कह दिया। सुनंदा को खाने पीने का ध्यान रखने की हिदायत देकर, और कोई ख़ास बात हो तो बता देना, कहकर उसी शाम लौट गया। सुनंदा ने इन 3 दिनों में बेटे से ज़्यादा बातचीत नहीं की, ना कोई उल्लाहना दी। समझ गई, बेटा रुपयों से खरीदी सुख सुविधाएं तो दे सकता है, पर वक्त नहीं दे सकता, ना साथ ले जा सकता है। शायद बहू नहीं रखना चाहती उन्हें, या शायद वो उनके ऊंचे रहन सहन में फिट ना बैठे। रधिया, जो उनकी कोई नहीं थी, सारा दिन उनके पास रहती, उनका ध्यान रखती। मधुकर जी भी हालचाल पूछने आते रहते। धीरे धीरे आपस में खुलकर बात होने लगी। उनके परिवार के बारे में जानकर मधुकर जी ने अपने बारे में बताया। दोनों बेटे परिवार सहित विदेश में रहते हैं और एक बेटी भोपाल में है। जब जिसको समय मिलता है आकर कुछ दिन रह जाता है। कुछ खास मित्र हैं जिनसे रोज़ मिलना होता है, जो सुख दुख बांट लेते हैं। कुछ रिश्तेदार हैं जो हारी बीमारी हाल चाल ले लेते हैं। अपने को किसी न किसी रूप में व्यस्त रखते हैं ताकि अकेलेपन का एहसास ना हो। सुनंदा प्रभावित हो गई उनकी बातों से। स्वयं को उसी सांचे में ढालने का प्रयास करने लगी और जल्दी ही ढाल भी लिया। अपनी सोच बदल ली।
अब अकेलापन उन्हें नहीं अखरता। अपने शौक़ पूरे करती। शाम को पार्क में टहलना शुरू कर दिया। वहीं अपनी उम्र की अनेक महिलाओं से दोस्ती हो गई, जिनके साथ हंसते बोलते समय कब बीत जाता पता ही न चलता। अक्सर शाम को मधुकर जी उनके साथ चाय पीने आ जाते। दोनों अपने जीवन के अनुभव और पुरानी यादों को साझा करते। बच्चों और नाती पोतों की सफलताओं की खुशी मनाते। सुनंदा के लिए ये एक नया बदलाव था। ढलती उम्र में भी सकारात्मक सोच का बदलाव। अब अकेलेपन का या कुछ हो जाने का भय नहीं था। किसी तरह हर परिस्थिति में हिम्मत जुटाती रहती। यही समय की मांग थी। कमज़ोर पड़ती तो मधुकर जी से बात कर लेती। जीवन सरक रहा था अंतिम पड़ाव की ओर, पर वे संतुष्ट थीं, खुश थीं, क्योंकि अब वो अकेली नहीं थीं। बिना रिश्ते वाला एक अजनबी दोस्त जो मिल गया था उन्हें। दोस्तों, एक सकारात्मक सोच से जीवन में बहुत कुछ बदला जा सकता है। कहानी पसंद आई है तो लाइक बटन प्रेस कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।